केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और जिससे लेकर के तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में राजधानी रांची में भी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। वहीं मंच पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, विधायक सीपी सिंह समेत अलग अलग प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोग भी उपस्थित हैं। मोदी सरकार के बेमिसाल 11 साल की बात हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया है और मुख्य तौर पर यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। बताया आपको कि झारखंड दौरे पर स्मृति ईरानी हैं और साथ ही उन्होंने थोड़ी देर पहले मीडिया को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने केंद्र का बखान भी किया था और साथ ही उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की थी। राजधानी रांची में भी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्य रूप से अगर आपको बताएं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी और साथ ही अगर आपको बताएं तो मंच पर बाबूलाल मरांडी और इनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और विधायक सीपी सिंह भी शामिल होंगे। राजधानी में हत्याएं हर हफ्ते होने लगी हैं। आदिवासी बच्चियों के साथ में फिर से बलात्कार और उसके बेइज्जती की घटनाएं घट रही हैं। झारखंड को बचाना बीजेपी की जिम्मेदारी है और हम उसको बचाना चाहते हैं। यहाँ के विकास को, यहाँ उद्योग धंधे को, यहाँ के ग्रामीण जीवन की परंपराओं को किसी भी विदेशी प्रभाव से बचाते हुए और देश के षड्यंत्रकारियों से बचाते हुए झारखंड को सही दिशा में राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ते हुए ले जाने का जिम्मेदारी हमारा है। क्योंकि भाजपा ने झारखंड बनाया है, भाजपा को ही झारखंड संवारना होगा। आज इस संदर्भ में मोदी जी के 11 वर्षों के नेतृत्व में जो हमने कुछ सीखा है और देश को जो धारा मिली है, हम एक बार चिंतन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आने वाले समय में हम और बेहतर ढंग से विचार करें। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि हमारे लिए विशेष जिम्मेदारी का, खास करके झारखंड को बचाने का, झारखंड को संभालने का जिसके मन में चिंता है, उसके लिए एक विशेष अवसर आज आया है कि हम झारखंड को आज के राजनीतिक संक्रमण काल से कैसे बचाएं। हमें पूरा विश्वास है इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन हमें पाथे देगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र राय जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और आज प्रोफेशनल मीट में अपने मार्गदर्शन देने के लिए हम लोगों के बीच में झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस मौके पर शामिल हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधा प्रोफेशनल मीट का आयोजन इस दौरान किया गया है। रविंद्र जी ने उपकार किया कि मुझे केंद्रीय टोली की नेता कहा, लेकिन कार्यकर्ता का स्वभाव ये है कि जो वरिष्ठतम हो, इसलिए बाबूलाल जी के साथ थोड़ी मैंने ये हिमाकत की है। मैंने कहा हाँ, बंद में मिलेंगे, कार्यकर्ता का मान भी रहेगा, संगठन का भी सम्मान रहेगा। मंच पर आसीन सभी महानुभावों को वंदन करते हुए आज कार्यकर्ताओं को और इस प्रोफेशनल मीट में जितने नागरिक आए उनको विशेष आभार व्यक्त करने आई हूँ कि 11 वर्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पूर्ण आप सबके सहयोग, आपके आशीर्वाद, आपके समर्थन की वजह से ही संभव हो पाए हैं। इसलिए मंच की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की ओर से, संपूर्ण संगठन की ओर से ऐसे नागरिकों का साधुवाद, शत नमन और अभिनंदन। आज रविंद्र जी ने अपने उद्बोधन में जिम्मेदारी का एहसास दिलाया और कहा
इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो संविधान के गर्भ से जो राज्य की व्यवस्था अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में संभव हुई, उस राज्य के प्रति सतत हमारा क्या रुझान, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये आज हमें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने अवगत कराया। और यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य निष्ठा से राष्ट्र की और प्रदेश की उन्नति के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनकर शामिल हुए। हमारे समर्थक भी हमारे इस भाव को समझते हुए हमारे संगठन से सालों साल जुड़ते हैं। जो एक समय में 2 सांसदों की पार्टी थी, वो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाम से उभरी और उस उत्थान में समर्पण अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा, लालकृष्ण आडवाणी जी का रहा, मुरली मनोहर जोशी जी का रहा और सहयोग नरेंद्र मोदी का भी रहा। इसलिए आज बाबूलाल जी मैं दुविधा में हूं कि वंदना करूं, सेलिब्रेट करूं, महिमा मंडित करूं तो अपनी पार्टी का करूं कि अपनी सरकार का। क्योंकि जिन 2 लोगों को आज समर्पित भाव से दीप प्रागट्य करके आपने पुष्पों की वर्षा है, उन्हीं के मार्गदर्शन पर आज न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, बल्कि जो सरकार का स्वभाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये उन्हीं के श्री चरणों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राण त्यागे ताकि भारत एकजुट रहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। वर्षों वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब राजनीतिक संघर्ष करते तब उनके मुख पर ये स्वर रहता कि एक दिन पूर्ण सत्ता आएगी तो धारा 370 हम हटाकर रहेंगे और उस सपने को साकार किया जाएगा। मुझे आज भी याद है संसद का वो नजारा जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे गृह मंत्री और सामने से विपक्ष के एक व्यक्ति उठकर बोले कि संसद को संवैधानिक अधिकार नहीं कि वो धारा 370 हटाए। एक रोष था, एक जोश था पूरे देश में। चलो आई एक ऐसी सरकार केंद्र में जिसने कहा धारा 370 हटेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी एक सूत्र में, एक संविधान की छत्र छाया में ये देश एकजुट होगा। ये हमारी सरकार ने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से सेवा की। तबादला किया है कि खून की नदियां बहेंगी, मच्छर तक नहीं बना। तबादला किया गया कि लोकतंत्र कभी संपूर्ण सांसें नहीं भरेगा। और बाबूलाल जी मैं तो प्रसन्नचित्त थी जब हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने देखा कि उन्होंने मंच से चेनाब के ब्रिज के उद्घाटन के वक्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी ने जो सपना देखा उसे नरेंद्र मोदी ने साकार किया। वो हमारे प्रति नेता नहीं, उनकी राजनीति हमसे विरोध की राजनीति रही है। लेकिन जब विरोधी भी मजबूर हो जाए ये कहने के लिए कि सपने तो कई लोग दिखा गए देश की राजनीति में, लेकिन सपने साकार करने की हिम्मत नरेंद्र दामोदर दास मोदी में है, तो कार्यकर्ता प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन कई चीजें हैं जो हमारी सरकार ने 11 वर्षों में की, जो कभी किसी ने देश के राजनीतिक मानचित्र पर न देखा न अपेक्षा की। यहाँ कई महिलाएं उपस्थित हैं। मैंने बाबूलाल जी से पूछा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मन में क्या भाव था। बाबूलाल जी ने कहा कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि पूरा प्रदेश विकसित नहीं है, जहाँ पर नक्सलवाद चरम सीमा पर है, हम कैसे अटल जी के सपने को साकार करेंगे। लेकिन हिम्मत थी क्योंकि संगठन था,
संस्कार था। और आज जब मैं सोच रही हूँ बीते 11 वर्षों के बारे में, तो इस बात का भी संतोष होता है कि देश में नक्सलवादी घटनाओं में 71% की गिरावट आई है, क्योंकि केंद्र में एक मजबूत सरकार देश की जनता ने बनाई। महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। हमारे देश के इतिहास में कभी किसी महिला ने जाकर किसी राजनीतिक दल से, किसी नेता से ये नहीं कहा कभी कि कितनी पीड़ा होती है जब खुले में सुबह सुबह शौच करने जाना पड़ता है, जब रात के अंधेरों को तलाशना पड़ता है, गांव में गरीब घरों में पिता की जेब में पैसा न हो, भाई के पास क्षमता न हो, तो घर में पुरुष भी कुछ नहीं बोलते थे और महिला ये मान बैठी थी कि खुले में शौच करना मतलब अब उसके साधारण जीवन का एक हिस्सा है। और इसीलिए जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्र सेवक के रूप में राष्ट्र की बहनों को संबोधित किया, तो कहा कि मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, इसलिए बहनों का कष्ट जानता हूँ। मेरी माँ को मैंने संघर्ष करते देखा है, उन्होंने संकल्प लिया कि हर गरीब के घर में शौचालय बनाएंगे। 1200 शौचालय। मुझे आज भी याद है विपक्ष ने उसे उपहास का एक विषय बनाया। अरे प्रधानमंत्री टॉयलेट बनाता है, लेकिन विपक्ष क्या जाने, जिन्होंने हमेशा सोने की तश्तरी में चाय पी है, खाना बड़का बड़का होटल में खाया है। याद है बाबूलाल जी, रविंद्र जी को याद होगा एक बार उनकी यूपीए की सरकार का जब भोज हुआ था तो एक एक प्लेट 4-4, 5-5 हजार की हुआ। और इसलिए आज वही लोग जब विपक्ष में बैठे हैं तो अचंभित है कि विपक्ष में क्यों है। अरे तुम्हारे पास सत्ता थी तो तुम 4000, 5000 की थाली खाते थे। आज 81 करोड़ हिंदुस्तानी अन्न योजना के माध्यम से मोदी सरकार से सेवा पाते हैं। अन्नदाता सुखी भव को, इस संकल्प को पूरा कर दिखाया हमारी सरकार ने। जब कोविड की महामारी आई, पूरा विश्व भयभीत था और विश्व भर में ये चर्चा थी कि भारत में 6,40,000 से ज्यादा गांव हैं। भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी महामारी से कैसे जूझ पाएगी। तब जनता ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए वैक्सीन सब तक पहुंची कि नहीं पहुंची, और उस वैक्सीन ने कभी भेदभाव नहीं किया कि लॉयर को जाएगी, कि इंजीनियर को जाएगी, कि डॉक्टर को जाएगी, कि किसान को जाएगी, महिला को जाएगी, पुरुष को जाएगी, वृद्ध को जाएगी या जवान को जाएगी। पक्षपात नहीं किया। विदेश में कई देश ऐसे थे जो वैक्सीन के लिए किट बनाते थे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमने चरितार्थ कर दिखाया। जब हमने हमारे देश में वैक्सीन बनते देखी तो सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानी तक नहीं पहुंचाया, 160 राष्ट्रों तक पहुंचाकर अपनी वैश्विक जिम्मेदारी वैक्सीन के माध्यम से हमने। बाबूलाल जी का उद्बोधन मैं सुनने के लिए अभिलाषी हूँ, इसलिए लंबा भाषण नहीं दूंगी। लेकिन जब मैं रविंद्र भैया को, बाबूलाल जी को और मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं महानगर के वरुण जी को बोलना चाहूंगी, मुझे इतने वर्ष हो गए सीनियर्स के साथ काम करते करते, क्योंकि हमने जैसे को काम करते देखा, झोला उठा के एक गांव से दूसरा गांव, एक शहर से दूसरा शहर, ऐसे तिनका तिनका जोड़ कर ये पार्टी बनी है। आज तो हमारा सौभाग्य है मीडिया के भाई बंधु यहाँ आए हैं। पहले तो सिर्फ झोला उठा के घूमते थे, कोई पत्रकार मिल जाए तो बड़ी बात है, कहीं कुछ छप जाए, कोई सीट जीत जाए तो बड़ी बात है। ऐसे दिन हमारे वरिष्ठतम नेतृत्व में देखे हैं और उसी संघर्ष से संगठन की ताकत बनती है। और इसीलिए जब रविंद्र जी ने कहा कि ध्यान हमेशा केंद्रित रखो कि प्रदेश का राष्ट्रपति उत्थान कैसे हो, ये वो अनुभव बोलता है। क्योंकि और किसी पार्टी में आपसे कहा जाएगा अपने नेतृत्व को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी चिंता करो, ये एकमात्र
धर्म से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा देश। एक तरफ हमने 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुलते देखा। कभी किसी ने जीवन में सोचा था कि वो गरीब जिसके चेहरे पर बैंक किवाड़ बंद कर देता था, उस गरीब के घर पर चल के बैंक का बाबू आएगा, उसका खाता खुलवाएगा? कभी सोचा था? ये आज इस एयर कंडीशन कार्यक्रम में समझ नहीं आता है, लेकिन कितने गरीब ऐसे थे जो साहूकार पर निर्भर करते थे क्योंकि बैंक का खाता नहीं था। और 11 साल पूरा होने पर मोदी सरकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबूलाल मरांडी संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। सेवा है और गरीब कल्याण है। मैं कहूँगा कि अगर सुरक्षा को देखें किसी भी राज्य के लिए और देश के लिए जो सबसे जरूरी होता है विकास के लिए, वो सुरक्षा। और सुरक्षा के बारे में अगर आप देखें इन 11 वर्षों में देश किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सुरक्षित किया है, वो किसी से आज छुपा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री 14 में जब बने, उससे पूर्व देश की क्या हालत थी, देश की सरहद की क्या स्थिति थी। देश के अंदर में आतंक उग्रवाद थे और देश के बाहर से आतंकवाद आकर के आए थे, हमला होता था। बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं। गांव में, जंगलों में उग्रवादियों के इस प्रकार से आतंक था। अगर हम झारखंड की धरती पर भी विचार करें तो मैं अभी हमसे पूछ रहे थे स्मृति जी, तो आप उस समय की बात बता रहे थे कि झारखंड की हालत क्या थी। क्या थोड़ा पीछे मुड़ करके देखें तो जब 2000 में हम सब लोग अलग हुए थे, 2000 के पहले अब यहाँ से पलामू की ओर रात में गाड़ी नहीं जाती, रात में चतरा की ओर गाड़ी नहीं जाती थी, रात में गिरिडीह की ओर नहीं जाते थे, गिरिडीह से धनबाद की ओर नहीं जाते थे, लाहौर नगर गुमला की तरफ लोग नहीं जाते थे। और गांव घरों में भी जो अच्छे बड़े किसान थे, वो गांव घर छोड़ करके, अपनी खेती बाड़ी को छोड़ करके शहर के लोग पलायन करते। और ये घटना सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार में ऐसी हालत थी और देश के अन्य राज्यों में भी, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, आजकल अखबारों में हम सब लोग देखते हैं। कांग्रेस ने तो इस देश में वर्षों तक राज किया था, लेकिन कभी भी इसको इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। लोग भाग रहे थे, मानो लगता था कि फिर अमन चैन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज प्रसन्नता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब देश के गृह मंत्री ने कहा कि 2026 तक तो आप क्या कहते हैं, उग्रवाद मुक्त भारतवर्ष को बना देंगे 2026 के बाद। तो कई मित्र मिलते हैं, कभी प्रेस के मित्र मिलते हैं, पूछते हैं कि ये संभव होगा क्या। मैंने कहा कि बहुत लंबा समय देश के गृह मंत्री जी ने लिया है। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं देश की सरकार इस समय, तो मैं कह सकता हूं कि आप उससे पहले ही ये देश मुक्त हो जाएगा उग्रवाद से। और अभी आपको बता ही देते कि देश में आज 70% तो मुक्त हो गए। झारखंड में भी कितना मुक्त हुआ है ये आप सबको कल्पना है, आप सब सहज सोच सकते हो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि किसी भी सरकार के लिए पहला जो ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, आम लोगों को सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराना। आम लोग सुरक्षित रह सके, भयमुक्त होकर के लोग जी सके। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया। और इसलिए आप देखें कि इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी 3 बड़े ऐसे हमले हुए। उसके बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अभी ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया को बता दिया। और आपको कह दिया कि एक्ट ऑफ वॉर रहेगा नहीं, अब युद्ध समाप्त नहीं, ताकि कोई भी उग्रवाद अगर हमला करेंगे आतंकवादी, तो जहां कहीं से भी ढोल करके उसको मारेंगे और उनको सहयोग करने वालों को भी छोड़ेंगे। आखिर इस बात को देश के प्रधानमंत्री को बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि अगर देश में अमन चैन नहीं रहेगी, देश में शांति नहीं होगी, तो देश कभी भी प्रगति नहीं कर।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।